आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा जोधपुर के मारवाड़ महोत्सव की भी है। आइए देखते हैं। राजस्थान के जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आगाज शानदार अंदाज में हुआ। महोत्सव के पहले दिन घंटाघर से एक भव्य हेरिटेज वॉक निकाली गई, जिसमें बीएसएफ के ऊंट दस्ते से लेकर स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ही स्थानीय लोग भी पूरे जोश और खरोश के साथ शामिल हुए। हेरिटेज वॉक घंटाघर से शुरू होकर उम्मीद स्टेडियम तक पहुंचकर खत्म हुई। इस दौरान सड़कों पर राजधानी संस्कृति की शानदार झलक दिखी। महोत्सव में कलाकारों ने लोक संगीत, नृत्य और रंग बिरंगे परिधानों के साथ मारवाड़ की परंपराओं को भव्य रूप से प्रदर्शित किया। इस महोत्सव में ऑपरेशन सिंदूर के लहराते पताखे के साथ बीएसएफ का ऊंट दस्ता भी आकर्षण का केंद्र रहा। मारवाड़ महोत्सव के तहत 2 दिनों तक कई तरह के आयोजन होंगे, जिनमें जोधपुर की समृद्ध परंपरा और संस्कृति की झलक दिखेगी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाए जा रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के चौथे दिन शाही ठाट के साथ निकली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा। बैंड बाजे, ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई इस यात्रा में देवरथों के साथ बड़ी संख्या में देवलू यानी देव सेवक भक्तिभाव में झूमते चल रहे थे। इस पारंपरिक और ऐतिहासिक शोभा यात्रा को जलेब कहा गया है। देव संस्कृति की प्राचीन विरासत और कुल्लू रियासत की शाही परंपरा का अभिन्न हिस्सा होने के चलते इसे राजा की जलेब कहा जाता है। इस जलेब में सबसे आगे भगवान नरसिंह की सजाई संवारी गई घोड़ी चल रही थी और उसके दोनों तरफ देवताओं के रथ चल रहे थे। विशेष पालकी में सवार होकर भगवान रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार और कुल्लू राजवंश के उत्तराधिकारी महेश्वर सिंह ने इस शोभा यात्रा की अगुवाई की। ये तस्वीरें गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी की हैं, जहां पूर्णिमा तिथि तक गरबा खेलकर भक्त माता रानी की आराधना करते हैं। शारदीय नवरात्र से शरद पूर्णिमा तक चलने वाले इस आयोजन के विशेष आकर्षण रहे दिव्यांग, जो बहुत ही सधे रूप से गरबा करते नजर आए। चाचर चौक में बनासकांठा जिला दिव्यांग विकास ट्रस्ट और अंबाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस गरबा में 400 से ज्यादा दिव्यांग शामिल थे, जिनमें से कोई व्हील चेयर पर बैठकर, तो कोई नीचे बैठकर, तो कोई छड़ी का सहारा लेकर गरबा खेलते दिखे। न्यूज पथ में आगे आपको दिखाते हैं प्लेनेटरी हेल्थ डाइट के फायदे। जी हाँ, देखिए, हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि अगर दुनिया भर में लोग प्लांट रिच यानी कि पौधों पर आधारित प्लेनेटरी हेल्थ डाइट अपनाते हैं तो हर दिन 40,000 समय से पहले होने वाली मौतें रोकी जा सकती है। प्लेनेटरी हेल्थ डाइट फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और नट्स को प्राथमिकता देता है। यानी कि अगर हम इन फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल कर लें तो सेहतमंद रहेंगे और समय से पहले होने वाली मौतों पर ब्रेक भी लग सकता है। दुनिया भर में बदलता लाइफस्टाइल और खान-पान सेहत और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। हाल ही में EAT लैंसेट कमीशन की एक नई और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि अगर दुनिया भर में लोग प्लांट रिच यानी पौधों से भरपूर प्लेनेटरी हेल्थ डाइट अपनाते हैं तो हर दिन लगभग 40,000 लोग समय से पहले होने वाली असमय मौतों से बच सकते हैं। प्लेनेटरी हेल्थ डाइट में मांसाहार का सीमित मात्रा में सेवन करने की बात कही गई है और हेल्थ के साथ साथ एनवायरनमेंट की सुरक्षा के बारे में भी जिक्र है। ऐसे में सवाल है कि प्लेनेटरी हेल्थ डाइट क्या है?
प्लेनेटरी हेल्थ डाइट मुख्य तौर पर सब्जियों, फलों, नट्स, दालों और साबुत अनाज पर आधारित है। हालांकि इस रिपोर्ट के अनुसार प्लेनेटरी हेल्थ डाइट में कुछ जानवरों से जुड़े हुए प्रोडक्ट जैसे मांस, अंडा या दूध शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि इस डाइट को लेकर एक्सपर्ट कहते हैं कि इस डाइट को फॉलो करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन चीजों को मिलाकर ही हेल्दी, टेस्टी और कई प्रकार से फूड तैयार किए जा सकते हैं। ये फूड सेहत के साथ ही पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद होते हैं। प्रोफेसर जोहान रॉकस्ट्रॉम के अनुसार हम अपनी थाली में जो भी कुछ डालते हैं उससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। अरबों टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती हो सकती है, जैव विविधता का नुकसान रुक सकता है और एक अधिक न्याय संगत खाद्य प्रणाली का निर्माण हो सकता है। पहले ये समझते हैं प्लांट बेस्ड डाइट होती क्या है। प्लांट बेस्ड डाइट होता है आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, दालें, लेग्यूम, जो कि छोला, चना, राजमा, सोयाबीन। सो प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो अपने आप में एक संतुलित आहार होता है, जहां आपको प्रोटीन भी पूर्ण रूप से मिलता है, बाकी इंपॉर्टेंट सारे न्यूट्रिएंट, चाहे वो फाइबर हो, एंटीऑक्सीडेंट हो या फिर विटामिन एंड मिनरल्स हो, वो सारे मिल रहे हैं। आप जितना ज्यादा प्लांट बेस्ड डाइट की तरफ जाते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट मिलता है, आपका गट बेटर हील होता है। जैसे ही आपका गट हील होता है, आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन और आपका हार्मोनल फंक्शन बहुत स्मूथ हो जाता है, जो कि सपोर्ट करता है आपकी बॉडी को वेट लॉस के लिए भी, वेट मेंटेनेंस के लिए भी, और वो सपोर्ट करेगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज को भी दूर रखने का, डायबिटीज जैसी कंडीशन को भी प्रिवेंट करने का। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ज्यादा मात्रा में नॉन-वेज फूड खाना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। वहीं रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अमेरिका और कनाडा में लोग प्लेनेटरी हेल्थ डाइट की सिफारिश से 7 गुना ज्यादा रेड मीट खाते हैं। यूरोप और लैटिन अमेरिका में ये 5 गुना और चीन में 4 गुना ज्यादा है। वहीं सब सहारा अफ्रीका जैसे कुछ क्षेत्रों में लोग ज्यादातर स्टार्च युक्त खाना खाते हैं। ऐसे में वहाँ थोड़ी मात्रा में चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स और अंडा खाना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि दुनिया के अमीर लोग फूड प्रोडक्शन से होने वाले एनवायरमेंटल नुकसान का सबसे बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 30% लोग फूड सिस्टम से पर्यावरण को होने वाले नुकसान का 70% से ज्यादा हिस्सा पैदा करते हैं। वहीं 2.8 अरब लोग हेल्दी फूड का खर्च उठा नहीं सकते और 1 अरब लोग कुपोषित हैं। इसके अलावा लगभग 1 अरब लोग मोटापे से परेशान हैं। प्लांट बेस्ड डाइट या आपका एक बैलेंस प्लेट है, उसका मेन पोर्शन जो होता है वो होता है आपका फ्रूट्स एंड सैलेड। मतलब आपकी प्लेट का आधा हिस्सा आपको हमेशा फ्रूट्स एंड सैलेड या वेजिटेबल से फिलअप करना है। प्लांट बेस्ड डाइट सबसे इजी गो आउट होगा आपके लिए। आप जितना लेस एनिमल प्रोटीन पे फोकस करेंगे, आपके गट की हीलिंग उतनी इजी होती है, आपका गट उतना अच्छे से रिकवर करता है। अगर हम बात करें प्रोटीन रिसोर्सेज की प्लांट बेस्ड डाइट से, तो आप दालें, लेग्यूम्स मतलब छोला, चना, राजमा, रागी, बाजरा, ज्वार और सोयाबीन अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को कंपनसेट करने के लिए। जैसा मैंने बोला कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है अपने आप में ही, सो ये आपकी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करेगा। सो लेट्स चूज फॉर मोर ऑफ द प्लांट बेस्ड डाइट। रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि अनहेल्दी खाना महंगा और हेल्दी खाना सस्ता होना चाहिए। वहीं अनहेल्दी खाने का प्रचार कंट्रोल किया जाना चाहिए और इसके ऊपर चेतावनी के लेबल भी लगाए जाने चाहिए। इसके साथ ही खेती की सब्सिडी को हेल्दी और टिकाऊ खाने की ओर मोड़ना चाहिए। ये लोगों को पौष्टिक भोजन तक आसानी से पहुंचाने में मदद करेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डाइट बदलने के साथ साथ भोजन की बर्बादी कम करना, ग्रीन फार्मिंग अपनाना भी जरूरी है। प्लेनेटरी हेल्थ डाइट अपनाने से हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, डायबिटीज, कैंसर और न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों का खतरा कम होता है। इस डाइट को अपनाने से सालाना 1 करोड़ 50 लाख लोगों की समय से पहले मौतें रोकी जा सकती हैं। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक खाद्य प्रणाली से निकलने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 1/3 हिस्सा होता है। लेकिन अगर लोग प्लेनेटरी हेल्थ डाइट अपनाते हैं तो साल 2050 तक खाद्य प्रणाली से होने वाले जलवायु नुकसान को आधा किया जा सकता है। साथ ही ये फूड प्रोडक्शन न केवल वन्यजीव और जंगलों के विनाश का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, बल्कि पानी को प्रदूषित बनाने की भी बड़ी वजह बन रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ शरद पूर्णिमा पर चांदनी रात में अमृत वर्षा का इंतजार है, तो दूसरी ओर रामनगरी अयोध्या में सजे बाजार। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। आज शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा होगी। सुबह जहां लोगों ने नदियों में स्नान किया, वहीं बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर इस मौके पर बाजारों में भारी भीड़ उमड़ी। शरद पूर्णिमा पर रात के समय श्रद्धालु खीर बनाकर चांदनी रात में रखते हैं। मान्यता है कि आज रात में अमृत वर्षा होती है। आज मां कोजागिरी लक्ष्मी की भी उपासना हो रही है। त्योहार की तैयारियों में जुट गई है रामनगरी अयोध्या। न सिर्फ दीपोत्सव की तैयारियां यहां जोरों पर हैं, बल्कि करवा चौथ को लेकर भी बाजारों में भारी भीड़ नजर आ रही है। दीपावली के लिए दीप और प्रतिमाएं बनाने का काम रफ्तार पकड़ चुका है। एक तरफ जहां हनुमान जी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं, तो वहीं करवा चौथ के लिए भी मिट्टी के रंगीन कलश तैयार हैं। बिहार की राजधानी पटना के लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आचार संहिता लगने के कुछ घंटे पहले ही मेट्रो सेवा का शुभारंभ किया। पहले चरण में रेड लाइन के लिए 3 स्टेशन तैयार हो गए हैं। करीब 6.5 मिनट में ये मेट्रो 3.4 किलोमीटर का सफर तय करेगी। 3 बोगी की इस मेट्रो में 138 यात्रियों के बैठने की जगह है और करीब 945 यात्री खड़े होकर सफर कर सकेंगे। जयपुर में ए टच ऑफ क्लास एग्जीबिशन में सजी दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। 5 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 200 से ज्यादा स्टॉल्स में देश भर के कलाकारों और कारोबारियों ने अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं। अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 1961 में सिर्फ 21 साल की उम्र में धीरा चालिहा हजारिका असम की पहली महिला पायलट बनी थी। अब 6 दशक बाद 85 साल की उम्र में धीरा ने एक बार फिर उड़ान भरी। इस बार उन्होंने टेम्स नदी के ऊपर एक पुरानी टाइगर मॉथ में उड़ान भरी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये वाकई अद्भुत था। उड़ान के दिनों की मेरी यादें ताज़ा हो गई। धीरा की कहानी साबित करती है कि सपने कभी खत्म नहीं होते और उम्र तो बस एक संख्या है। चलिए अब बात करते हैं मौसम के बदलते मिजाज की। जी हाँ, मानसून की विदाई के साथ ही मौसम के रुख में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है, वहीं मैदानी राज्यों में बारिश देखने को मिल रही है। कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। पहाड़ी इलाकों में तापमान गिर गया है और बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए। वहीं मौसम वैज्ञानिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मौसम के मिजाज में इस बदलाव की वजह मान रहे हैं। घरों और सड़कों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, पहाड़ों पर बर्फ के खूबसूरत नजारे, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। ये तस्वीरें धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों से आई है, जहां सीजन की पहली बर्फबारी शुरू होते ही हर तरफ व्हाइट ब्यूटी नजर आने लगी। सुबह सवेरे से ही कल शाम तक यानी 7 तारीख के शाम तक बर्फबारी जो है बाला इलाकों में हो सकती है। फिलहाल हम अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पीर की गली में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जमकर बर्फबारी हो रही है और हुई भी है, जिसमें लगभग कम से कम 2 से 3 इंच जो है बर्फ एक्यूमुलेट की जा चुकी है। कुदरत की इस खूबसूरती को देखकर पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि घाटी के ज्यादातर पर्यटन स्थलों पर इस वक्त बर्फबारी हो रही है। ऐसे में कोई रोपवे का आनंद ले रहा है तो कोई मोबाइल में इस खूबसूरती को कैद कर रहा है। पहले स्नोफॉल के हम साक्षी है। पहले स्नोफॉल में हम आ गए, यहाँ पे गलती से आ गए, लेकिन बहुत मजा आ रहा है। मैं तो ये कहूँगी सबको आना चाहिए। ये मतलब भारत का स्वर्ग है, मतलब स्वर्ग है, भारत का नहीं वर्ल्ड का स्वर्ग है। बहुत अच्छा लग रहा है। लकीली आज स्नोफॉल हो गया, मतलब अनटाइमली हो गया। हम लोग काफ़ी लकी हैं। कश्मीर काफ़ी सुंदर है, तो सभी लोग आ करके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। मतलब आई थिंक ये पहला स्नोफॉल है, तो आगे तो कंटिन्यूसली होता रहेगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड ब्यूटीफुल पीपल। तो इधर बहुत मज़ा आ रहा है सर। अब बर्फबारी में इतना अच्छा है कि हम और शूटिंग भी किया है,
तो इस खुशी में एकदम इतना अच्छा लग रहा है, इतना मैं तो जिंदगी में पहली बार इधर में आया है। बहुत मजा आ रहा है। आज लकीली मुझे स्नोफॉल मिल गया तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। गुलमर्ग की वादियों से हिमपात के बीच कहीं लोग बर्फ से खेलते नजर आ रहे हैं तो कहीं लोग सेल्फी लेकर इस माहौल को यादगार बना रहे हैं। मैं हरियाणा से हूँ और स्पेशली हम यहाँ स्नोफॉल देखने के लिए आ रहे थे। हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि स्नोफॉल मिलेगा हमें, लेकिन क्या बात है, मिला है। फेज 2 पे काफी मजे आ रहे हैं। हमारे साथ बच्चा है हमारा, वो भी बहुत मजे कर रहा है। बहुत स्नो के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंजॉय है। ऐसे बोलते हैं ना कि कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है, वो गुलमर्ग में है कश्मीर जो स्वर्ग है वो। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। इस बर्फबारी और बारिश को देखते हुए अनुमान है कि इस साल घाटी में सर्दी जल्द दस्तक दे सकती है। पूरे जम्मू कश्मीर में सोमवार सुबह से जमकर बारिशें हो रही है और पहाड़ों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी है। कश्मीर के पहाड़ों पर हुई जबरदस्त बर्फबारी के बाद कश्मीर में अब ठंड के मौसम की शुरुआत हुई है। तापमान में जबरदस्त गिरावट आई है। यहां तक कि अगर श्रीनगर की बात की जाए तो सोमवार में दिन का अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेंटीग्रेड था और रात में अगर बात करें तो तापमान 10 डिग्री से भी नीचे लुढ़कने का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर पहले ही लोगों को आगाह किया था और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन भी इस बारिश और बर्फबारी को लेकर सतर्क हो गया है। सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के भी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का ऐसा ही शानदार नजारा देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी से पूरा माहौल सफेदी में लिपटा नजर आ रहा है। लाहौल घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि निचले हिस्सों में हल्की बर्फबारी हुई। हालांकि इसके कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण रोहतांग में अटल टनल के पार पूरी लाहौल घाटी बर्फ के आगोश में है। अटल टनल, मढ़ी और रोहतांग के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। प्रदेश के मौसम विभाग ने लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर और चंबा जिलों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। साथ ही 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। इसे देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से ऊंचाई वाले इलाकों में यात्रा से बचने की अपील की है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल ही नहीं, देवभूमि उत्तराखंड में भी मौसम का कमोवेश ऐसा ही मिजाज देखने को मिल रहा है। केदार घाटी से आई ये तस्वीरें मौसम के बदलते हुए मिजाज को बयां कर रही है। केदार घाटी में हुई सीजन की पहली बर्फबारी को देख वहां दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु खुशी से झूम उठे। केदार घाटी की तरह ही सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो रही है। इसके चलते गुरुद्वारा और पवित्र सरोवर के चारों तरफ बर्फ की 2 से 3 इंच मोटी परत जम चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में पहाड़ों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में राहत और बचाव से जुड़ी तमाम एजेंसियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। चमोली जिला प्रशासन ने ऊंचाई वाली ट्रैकिंग रूट सहित तमाम पैदल जितने भी ट्रैकिंग रूट हैं सभी को इस समय बंद कर दिया है। अगले 24 घंटों तक फिलहाल कहीं भी आवाजाही नहीं होगी। और वहीं मौसम भी अब करवट बदलने लगा है। एकाएक बीते 2-3 दिनों से लगातार पहाड़ों में ठंड भी बढ़ चुकी है। इस बार अक्टूबर में ही पहाड़ों में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। जब भी ठंड बढ़ती है तो वहाँ पे जो श्रद्धालु जाते हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। तो इस बार अक्टूबर में ही थोड़ा ठंड बढ़ने की संभावना है। तो हमारे पास वहाँ पे पर्याप्त जो जलानी लकड़ियाँ हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है। उधर पूर्वोत्तर में सिक्किम के इलाकों से भी अच्छी खासी बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। बहरहाल पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी नजर आ सकता है। लाहौल से मनमिंदर अरोड़ा, पीर की गली से एजाजदार के साथ, श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
शेयर बाजार में आज के दिन बुलीज का बोलबाला रहा है। आज सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी उछाल के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 582.95 अंक या फिर 0.72% की तेजी के साथ 81,790.12 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 0.74% या फिर 183.40 अंक की उछाल के साथ 2,577.65 अंक पर बंद हुआ। आज सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल नजर आया। दिल्ली में 9,700 रुपए की बढ़त के साथ 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,300 रुपए दर्ज की गई। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ा उछाल दर्ज किया गया। चांदी 7,400 रुपए चढ़कर 1,57,400 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। आज सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिर फिसल गया। रुपये में 3 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 88.82 रुपए अस्थायी तौर पर दर्ज की गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी प्रिस्क्रिप्शन यानी कि इलाज के पर्चे पर डॉक्टरों की लिखावट की। जी हां, जिसे पढ़ने समझने में कई बार मरीजों को काफी दिक्कतें आती हैं। इसी मुश्किल पर हाल ही में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का ध्यान गया और जनहित में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इलाज के पर्चे पर डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग के मुद्दे पर गहरी चिंता जताई। हाईकोर्ट ने पर्चे पर डॉक्टरों की खराब लिखावट को अब सीधे मरीजों के जीवन के अधिकार से जोड़ दिया है। कोर्ट ने डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग को संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए इसे मरीजों की जान के लिए गंभीर खतरा बताया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब तक देश पूरी तरह से डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम पर नहीं चला जाता है, तब तक सभी डॉक्टरों को अपने नुस्खे बड़े और स्पष्ट अक्षरों में लिखने होंगे। इस फैसले का उद्देश्य मरीजों को समझने लायक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन पाने का अधिकार सुनिश्चित करना होगा, ताकि दवा से जुड़ी गलतियों से होने वाले खतरों से बचा जा सके। कोर्ट का ये फैसला एक बलात्कार, धोखाधड़ी और जालसाजी मामले से जुड़ी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आए। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जसबीर प्रीत सिंह पुरी को मामले से जुड़ी मेडिको लीगल रिपोर्ट में एक भी शब्द पढ़ने लायक नहीं मिला। जस्टिस पुरी ने हैरानी जताते हुए कहा कि आज आधुनिक तकनीक होने के बावजूद सरकारी डॉक्टर अभी भी हाथ से नुस्खे लिख रहे हैं। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मेडिकल सिलेबस में हैंडराइटिंग ट्रेनिंग को शामिल किया जाए। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 2 साल के भीतर पूरे देश में एक समान डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम लागू किया जाए। हाईकोर्ट के फैसले पर आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली ने कहा है कि शहरी अस्पतालों में डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन शुरू हो चुका है, लेकिन छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण है। आईएमए अध्यक्ष ने सरकारी अस्पतालों में अत्यधिक काम के बोझ का हवाला देते हुए कहा कि एक दिन में 70 मरीजों को देखने वाले डॉक्टर के लिए साफ हैंडराइटिंग बनाए रखना मुश्किल होता है। हालांकि आईएमए ने अपने सदस्यों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने और प्रिस्क्रिप्शन मोटे अक्षरों में लिखने की सलाह दी है। जाहिर है, इलाज के पर्चे पर डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग एक बड़ी समस्या रही है, जिससे आमतौर पर हर कोई प्रभावित रहा है। इस मुद्दे पर हमने चंडीगढ़ में लोगों से बात की और उनकी राय जानी। डॉक्टर जैसे जो लिख के देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, तो समझ आती है वो हैंडराइटिंग? सर कहीं पर आती है, कहीं पर नहीं आती है। जैसे कोई अभी ताज़ा वाकया हुआ, क्योंकि आप तो अस्पताल के अंदर ही हैं और आपका एडमिट है शायद कोई? हाँ जी, हाँ जी, मेरी मिसेज है जी। तो मिसेज है? हाँ जी। तो लिखी कुछ डॉक्टर्स ने दवाइयाँ? हाँ जी, हाँ जी। आई समझ आई? थोड़ी थोड़ी आई, थोड़ी नहीं आती है। को आई या केमिस्ट को आई? केमिस्ट वाले को आई, मेरे को तो नहीं आई इतनी। नहीं जी। तो आपको लगता है कि ये चेंज थोड़ा सरल तरीके से लिखना चाहिए कि जो समझ आए? वैसे तो होना चाहिए जी, जो सबको समझ आ जाए। आपको नहीं समझ आया जो लिखा? हाँ जी। और अगर केमिस्ट गलत दवाई दे दे या कैसे पता लगेगा ये फिर? अब ये तो डॉक्टर को ही पता होगा जी, हमें तो वैसे भी नहीं पता है कि कौन सी दवाई से कौन सा वो ठीक होता है या कुछ भी, मतलब जो भी है। जो उन्होंने लिखा वो समझ नहीं आया, जो केमिस्ट ने दिया वो अपने विश्वास के लिए कि यही है। हाँ जी, हाँ जी। अगर गलत हो गया कभी? सर ये तो डॉक्टर ही जाने ना, गलत क्या हमने सही लिखा या गलत लिखा। तो हैंडराइटिंग आप मानते कि सही होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी, सबको समझ आ जाए। समझ नहीं आती जी, तो कुछ खास नहीं समझ आती, थोड़ी समझ नहीं आती। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲਈ?
दवाई ली है जी, पर दिखा के ही वो कहना पैंदा, मतलब सामने रेटिंग थोड़ी बहुत ही। केमिस्ट दवाई देता है वो क्रॉस चेक कैसे करते हो कि यही दवाई है जो लिखी है या कोई और दवाई है? केमिस्ट ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ, केमिस्ट वाले ਨੂੰ जी, केमिस्ट वाले को ही दिखानी पैंदी है। हाँ जी, खुद नहीं समझ आती। आपको लगता है कि थोड़ा और सही तरीके से लिखना? हाँ जी हाँ। डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग में तो बेहतर है। हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर्स हैंड राइटिंग लिखते हैं, वो आपको समझ आती है? नहीं है, बिल्कुल नहीं आती। और जो मेडिसिन आप लिखी, अभी लिखवाई कोई मेडिसिन आपने? हाँ लिखी थी डॉक्टर ने। अच्छा, किस चीज़ की मेडिसिन लिखी? डेंगू की। तो आप समझ नहीं पाए क्या लिखा है? नहीं, कुछ पत्ते तो यहाँ से मिल के बाकी केमिस्ट से लेने पड़े हैं। और केमिस्ट को क्या बोला आपने जाकर जब डॉक्टर ने दवाई लिखी? जो नहीं मिली दवाई उसके बारे में बोला कि लास्ट वाली दवाई मिली नहीं है, ये दे दो, तो उन्होंने वो वाला पत्ता दे दिया। जो लिखा हुआ था वो समझ आया किस चीज़ की? समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ था। तो केमिस्ट अगर गलत दवाई दे दे कैसे पता लगेगा आपको? पता ही नहीं लगेगा। तो वो तो हम केमिस्ट वाले ही खुद ही देते हैं पढ़ के हमें तो नहीं पता लगता, डॉक्टर ने दी है तो। इसका इलाज क्या लगता है आपको, क्या कैसे इसको सही किया जा सकता है? अब वो तो उन्हीं को पता होगा जो मेडिसिन दे रहे हैं, जो हमें प्रॉब्लम है उस हिसाब से। बेटर की जा सकती है? नहीं सर, हैंड राइटिंग अगर डॉक्टर सही लिख दे या जो समझ आए वो लिख दे तो वो तो कर सकते हैं, जो समझ आए, जो नहीं समझ आ सकती तो उसके लिए तो नहीं। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। स्वदेशीकरण की ओर तेजी से किस तरह भारत बढ़ रहा है, उसका एक उदाहरण है INS एंड्रोथ, जो आज नौसेना का हिस्सा बन गया। और इसी के साथ समंदर में नौसेना को एक बड़ा शिकारी मिल गया। अगर दुश्मन पनडुब्बियों ने किसी तरह की गुस्ताखी की कोशिश की तो एंड्रोथ उसे ढूंढकर तबाह कर देगा। भारतीय नौसेना को मिली INS एंड्रोथ की ताकत। समंदर में दुश्मनों की साजिश के उड़ेंगे परखच्चे। एंड्रोथ दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, जो कई तरह की अत्याधुनिक क्षमताओं और उपकरणों की वजह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर में दुश्मनों के लिए काल साबित होगा। विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में हुए समारोह में इसे नौसेना का हिस्सा बनाया गया। ये जहाज नौसेना की क्षमता बढ़ाने और स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। एंड्रोथ खासकर उथले पानी यानी लिटोरल वाटर्स में पनडुब्बी से लड़ने के लिए बना है। इसका मतलब है कि ये तट के पास के इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों को आसानी से पकड़ और नष्ट कर सकता है। इसमें लगे अत्याधुनिक सेंसर और सोनार सिस्टम दुश्मन की संदिग्ध गतिविधियों का आसानी से पता लगाने में सक्षम हैं और उन्हें तलाश कर मौके पर ही तबाह करने की ताकत रखते हैं। भारतीय नौसेना लगातार अपनी मारक क्षमता को बढ़ा रही है और इसी कड़ी में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ को शामिल किया गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना के बेड़े में इसी तरह के नीलगिरी, उदयगिरी और दूसरे युद्धपोत शामिल किए गए थे। लेकिन अब बात INS एंड्रोथ की करें तो ये कई मायनों में खास है। पनडुब्बी के संभावित खतरे से निपटने के लिए इसमें सभी तरह की एंटी सबमरीन हथियार लगाए गए हैं, सिस्टम लगाए गए हैं और ये दुश्मन की किसी भी पनडुब्बी के खतरे को नाकाम कर सकता है। एंड्रोथ नौसेना की एंटी सबमरीन क्षमता को बहुत मजबूत करने वाला है। दुश्मन पनडुब्बियां तट के पास छिपकर हमला कर सकती हैं, जिससे निपटने में इसे महारत हासिल है। INS एंड्रोथ में डीजल इंजन, वाटर जेट का इस्तेमाल हुआ है, हल्के टॉर्पीडो भी लगे हैं। यही नहीं, इसमें लगे एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट स्वदेशी हैं। साथ ही इसे समुद्र के नीचे मौजूद पनडुब्बियों का पता लगाने वाले अत्याधुनिक उथले पानी के सोनार से भी लैस किया गया है। दुश्मन की कोई पनडुब्बी अगर हिंदुस्तान के तटीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश में लगा होगा तो ये सोनार उन्हें ढूंढकर वहीं तबाह कर देगा। भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है। एंड्रोथ
उसी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। इसका नाम लक्षद्वीप के एंड्रोथ द्वीप पर रखा गया है। इस जहाज को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसमें 80% से ज्यादा स्वदेशी सामान लगे हैं। मतलब इसके ज्यादातर पार्ट्स भारत में ही बने हैं, जो नौसेना की नई तकनीकों और घरेलू समाधानों पर भरोसे को दिखाता है। भारतीय सेना लगातार मेक इन इंडिया यानी स्वदेशी पर जोर दे रही है और ऐसे में ये नया युद्धपोत भी 80% भारतीय 80% स्वदेशी तकनीक से बना है। इसमें हथियार जो लगे हैं, इसमें जो स्टील लगाया गया है वो 80% भारत में बना हुआ है। और भारतीय नौसेना की कोशिश है कि इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह के युद्ध के हालात हैं उसमें न सिर्फ समुद्री सतह पर बल्कि समुद्र के नीचे खासतौर से पनडुब्बी के जो खतरे हैं उससे निपटने की तैयारी को चाक चौबंद किया जाए। एंड्रोथ न सिर्फ नौसेना की क्षमता बढ़ाएगा बल्कि देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। पूर्वी नौसेना कमांड जो बंगाल की खाड़ी की निगरानी करती है, इससे और सशक्त होगी। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल में टॉप पर टीम इंडिया। जी हाँ, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलें खेल चक्कर। पाकिस्तान पर जीत दर्ज कर भारतीय टीम महिला विश्व कप क्रिकेट की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। भारत की टीम अभी तक खेले गए अपने दोनों मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ नंबर टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 अंकों के साथ नंबर 2 पर खिसक गई। श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। इस मैच के बाद अब भारत का अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में साउथ अफ्रीका से होगा। आईसीसी ने पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सिद्रा अमीन को आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए फटकार लगाई। साथ ही अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में एक डीमेरिट अंक जोड़ा। महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ मैच में आउट होने पर सिद्रा गुस्से में अपना बल्ला जोर से पिच पर मारती हुई दिखाई दी थी। इस हरकत को आईसीसी ने खेल भावना की विपरीत मानते हुए इसे आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया। ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेली गई 3 मैचों की अनऑफिशियल वनडे सीरीज में भारत ए के रियान पराग शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप स्कोरर रहे। 3 मैचों की सीरीज में पराग ने 187 रन बनाए और पहले वनडे में उन्होंने 42 गेंद पर 67 रन बनाए, जबकि दूसरे वनडे में 54 गेंद पर 58 रन और तीसरे वनडे में 58 गेंद पर 62 रन की पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 123.84 का रहा। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।